फ्रेंड्स, मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सब आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो वीडियो था वो दो वीडियो मैंने डाला था एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ऑल इंडिफिनिट टेंस के लिए। तो ऑल इंडिफिनिट टेंस में हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार 16 समथिंग कुछ और एक बार 24 क्वेश्चंस की हमने एक्सरसाइज की थी। तो उसके बाद होने के बाद आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है। दैट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि पैसिव वॉइस में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दैट मींस पैसिव वॉइस के रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस में सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही पैसिव वॉइस बनेगा। बाकी एक्टिव वॉइस में तो तीनों ही सेंटेंस को हमें स्टडी करना है। तो ये सब चीजें जानने से पहले, अपने टॉपिक पे आने से पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मैंने बताया था आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टेंस के बारे में सेंटेंस अगर फ्रेम करना है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चार कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाला कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रहना ही चाहिए कि कोई भी टेंस अगर कोई बोले कि ये टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है या ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो तुरंत हमारे जुबान पे जो है वो आ जाना चाहिए, है ना। तो एक बार हेल्पिंग वर्ब में क्लियर कर लेता हूं। कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या, अगर एक्टिव वॉइस की अगर बात की जाए तो वर्ब में हमेशा क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। अच्छा, अब वर्ब में आईएनजी लगेगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज अथवा वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल अथवा शैल प्लस बी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। प्लस जैसा कि हमने सीखा था लास्ट टाइम कि पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में या तो चेंज होता है या तो ऐड होता है। तो चेंज किस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है ना। यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर रहेगा। दैट मींस हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं करना है, टेंस में चेंज हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें कुछ ऐड होगा। ऐड करने के लिए हमें दो वर्ड मिला था, बीइंग और बीन, और बीइंग में क्या लगा था, आईएनजी। दैट मींस कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब भी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो हालांकि बनता ही नहीं है। तो जब भी इनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो ये पहचान है किसकी, कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की। इस टॉपिक पर आने से पहले एक बात और कॉन्सेप्ट मैं आपको आप लोगों को क्लियर कर दूं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस वो अप टू 10 तक के लेवल के लिए बच्चों के लिए नहीं है। दैट मींस उनके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी बोर्ड में। और हाँ, 11th और 12th या फिर उसके आगे की जो क्लास है वहां पर अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आपके कहीं ना कहीं सिलेबस में कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें हम सीखेंगे नहीं, अच्छे तरीके से सीखेंगे क्योंकि आना जरूरी है ना। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैं इसमें नहीं गिन रहा हूं क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या करना है, उसका पैसिव वॉइस बनाना नहीं। और फिर उसमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, दैट इज व्हाई मैंने वहां पर उसका टेंस भी नहीं लिखा है। लेकिन उसका एक सेंटेंस का हम एक्सरसाइज यहां पर कर लेंगे, है ना। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से वो हम समझ लेंगे। तो सेंटेंस के टाइप में हमने पढ़ा था पहले, 5 टाइप के सेंटेंस हमने पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, और लास्ट में क्या, WH क्वेश्चन। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, और WH क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरीके के वर्ड से क्या किया जाए, क्वेश्चन किया जाए। तो इसमें क्या करना है हमें, आज में सारे के सारे सेंटेंस को समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 से 5 बार वो सेम चीजें निकल चुकी हैं और एक ही चीजें बार बार रिपीट करना दैट मींस वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये चीजें अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो आप लोगों को पुराने वीडियोस देखना बहुत कंपलसरी है क्योंकि वो चीजें जब आप देखोगे तभी जाकर के आपको आगे आज की चीजें जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। यानी अगर आप शॉर्टकट के माध्यम से अगर सीखना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे चैनल में वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से सारे वीडियोस को अगर पूरा देखते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और जरा भी डाउट की कोई संभावना नहीं होगी। अगर इनकेस अगर मान लीजिए कुछ डाउट है भी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके बता सकते हैं।
यहां पर मैंने बताया कि यहां पर हम सिर्फ क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का सिर्फ एग्जांपल देखेंगे तीनों ही टेंस के रिस्पेक्ट में विद एग्जांपल के साथ में, और उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके एग्जांपल्स देखने के बाद फिर एक्टिव और पैसिव का कांसेप्ट हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। चलिए देखो, नॉर्मल हमें पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होता है वर्ब, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, है ना। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट तो सेम रहने वाला है चाहे कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और वर्ब बदलेगा, ऑब्जेक्ट में भी हमें एक्टिव वॉइस में कोई चेंज करना नहीं है। तो सब्जेक्ट सेम रहने वाला है, ऑब्जेक्ट सेम रहने वाला है, ईटीसी सेम रहने वाला है। दैट मींस जो चीजें बदलती हैं वो बदलती किस चीजों में है, वो चीजें बदलती हैं हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है, अगर मैं बोलूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो क्या आएगा, इज, एम और आर, है ना। पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, वॉज अथवा वर, और फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा वहां पे विल अथवा शैल प्लस क्या आएगा बी। और वर्ब के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही सेंटेंसेस में, तीनों ही टेंसेस में वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। यानी बच्चों लोग समझ लेना इतना कि किसी भी सेंटेंस में अगर आईएनजी है हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो समझ जाना वो कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगर वो सेंटेंस वाज वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगर वो सेंटेंस विल सेल प्लस बी है तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जैसा कि हिंदी में हमें पता ही है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या, रहा, रही और रहे, मतलब चीजें क्या रहेंगी वहां पे, कंटिन्यू रहेंगी, है ना। इसके बाद इसी सेंटेंस का अगर मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं यहीं पर, तो सबसे पहला चेंज क्या करते हैं हम, जैसे 4 चेंजेस मैंने बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज अथवा ऐड, तो यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब में चेंज सिर्फ कहां पर होता है, एक जगह पर होता है, और वो जगह कौन सी है, इंडेफिनिट टेंस, यानी कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा नहीं। फिर तीसरा वर्ब, तो वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। और चौथा ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस किसके साथ आएगा, बाय के साथ। यानी इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, सेम वही पुराना फॉर्मूला ही है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ही होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड, और ऐड क्या होगा, बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ऐड क्या होगा, बीइंग ऐड होगा। उसके बाद पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, बाय लिख के सब्जेक्ट, और ईटीसी है तो वो ईटीसी का प्लेस जो होगा वो अपनी जगह पर ही रहेगा। अच्छा, यहां पर तो देखो वर्ब के लिए हमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में सभी में क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा हमें काम करना है, क्योंकि देखो फिर से एक बार बता दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो का ही पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं। तो अगर इज एम आर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगा, इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जहां पर इज है तो पूरा, अगर प्लूरल है तो एम आ सकता है, आर आ सकता है, वो है, लेकिन दूसरे टेंस के पास से हमें हेल्पिंग वर्ब मांगने जाना पड़ेगा नहीं। और अगर पास्ट की बात की जाए तो सेम, यहाँ वाज वर है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज अथवा वर, और यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो नॉट एप्लीकेबल, दैट मींस पैसिव वॉइस उसका बनता नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे किशन was, देखो was आ गया, दैट मींस क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, क्यों, क्योंकि वर्ब में क्या लगाया है, आईएनजी। तो किशन was playing क्रिकेट, ईटीसी ऐड करना है तो ईटीसी भी ऐड कर सकते हैं, एट दैट टाइम, है ना। अच्छा, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है ना, वर्ब में आईएनजी लगा है और पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब उसके साथ अब ये देखना कि कॉन्टिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, वाज का इंडिकेट करता है पास्ट, दैट मींस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अच्छा चलो, इसी को अगर बोल दिया जाए कि इसको मैं प्रेजेंट में चेंज कर दूं, और एट दैट टाइम क्या है, पास्ट टेंस का और टाइम रिलेटेड वर्ड है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा टेंस में कन्वर्जन करने के लिए। तो क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है,
बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो और टाइम रिलेटेड जो एडिशन है वो चेंज कर दो। किशन वॉज है, प्रेजेंट में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, इज प्लेइंग क्रिकेट, नाउ लिख दो। प्रेजेंट का कोई भी टाइम रिलेटेड हेल्पिंग रिलेटेड वर्ड क्या होगा, चलेगा। अब अगर इसको बात करो कि फ्यूचर में चेंज करना है, तो फ्यूचर में कैसे चेंज होगा, फ्यूचर में चेंज होगा बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। किशन हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। अच्छा ये ध्यान देना है कि यहां पर मैं एट दैट टाइम नहीं लिख सकता। एट दैट टाइम मतलब क्या, या फिर मैं यहां पे नाउ नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि क्या होगा, वो प्रेजेंट और पास्ट इंडिकेट कर रहा होगा। यहां पे हमें क्या इंडिकेट करना है, फ्यूचर इंडिकेट करना है। चलो इन्हीं का पैसिव वॉइस भी बना लेते हैं लगे हाथ। सब्जेक्ट कौन है, किशन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ईटीसी क्या है, एट दैट टाइम, है ना। करना क्या है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। अब क्रिकेट है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है। तो वॉज वर्ब में से कुछ आएगा। क्रिकेट भी क्या है, एक वचन है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, वॉज। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग प्लेड बाय किशन एट दैट टाइम। अच्छा, इन केस अगर आप मान लो कि किसी तरीके से आप बीइंग लगाना भूल गए, अगर आप बीइंग लगाना भूल जाते हो तो ये सेंटेंस जो है आपका गलत हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, दूसरे किसी टेंस का वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। और वो किसका पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, वाज अथवा वर, लेकिन उसमें बीइंग आता नहीं है। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी बन सकता है। वहां पर क्या होगा, इज ए मार ही आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वहां पर बीइंग आएगा नहीं। तो बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि जब इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, तो दोनों के पैसिव वॉइस में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कोई भी एडिशन बीइंग वगैरह आएगा नहीं। लेकिन लेकिन अगर बात अगर की जाए कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब वर्ब में जब आईएनजी लगा होगा तब। एक्टिव वॉइस होता है तो वर्ब में आईएनजी लगा होता है, पैसिव वॉइस होता है तो आईएनजी लगा हुआ वर्ड आता है, वो क्या है, बीइंग, है ना। तो दोनों टेंस के बीच में अंतर ये है। मान लो अगर यहाँ पे मैं बीइंग हटा दूं तो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस तो रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कहलाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं। ठीक इसी तरह दूसरे पे आते हैं, सेम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका नियम तो चेंज होने वाला नहीं है। तो क्रिकेट, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। यहाँ पे वॉज था, क्रिकेट एक वचन है, तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इज। बाकी सारा के सारा सेम टू सेम, बीइंग प्लेड बाय किशन, यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ, तो नाउ लिख लेंगे। फ्यूचर टेंस का तो बनता नहीं है, तो उसकी कोई नियम की जरूरत, कोई सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल ही नहीं है कि पैसिव वॉइस का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक इसी तरह इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसके फ्यूचर, इसके अफर्मेटिव हो चुका है, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा। तो चलो आज मैं पहली बार आप लोगों को होमवर्क देता हूं कि ये तीन जो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, तो इसके बाकी के तीन तीन सेंटेंसेस आप लोगों ने बना, चार चार सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाना है। कौन कौन से चार, ये अफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, है ना। इसी तरीके से प्रेजेंट के 5 हो जाएंगे, एक्टिव और पैसिव मिला के 10, पास्ट के एक्टिव और पैसिव मिला के 10, और फ्यूचर के एक्टिव और पैसिव मिला के 10 नहीं होगा, क्योंकि उसके 5 ही बनेंगे। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक्सरसाइज हमने कर लिया, थोड़ा सा एग्जांपल्स हमने देख लिए, और एग्जांपल देखने के बाद में थोड़ा सा और हम इन चीजों की एक्सरसाइज करेंगे। तो आते हैं उस एक्सरसाइज पर। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स को देखने के बाद में अब आते हैं कुछ नंबर ऑफ एक्सरसाइज पे। 19 क्वेश्चन की एक्सरसाइज यहाँ पर हमने देखी है, जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, है ना। चलिए आते हैं, देखते हैं। देखो, माय फादर इज वॉशिंग द कार। माय फादर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज आईएनजी दैट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द कार हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। द कार को लेकर के आओ सब्जेक्ट के प्लेस पे, द कार एक वचन ही है तो क्या लगेगा, इज। इसके बाद देखो सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब है, वर्ब से पहले क्या लगेगा, बीइंग,
वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? वॉच्ड। बाय लिख के कौन आएगा? माय फादर। दूसरा क्वेश्चन, शीला इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी। सेम समझ में आ गया होगा। शीला सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग हमारा वर्ब, अ कप ऑफ टी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकर के आओ, अ कप ऑफ टी इज बीइंग ड्रंक बाय शीला। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है कि यहां पर अगर मान लो शीला जो है नाउन ना होकर के अगर यहां पर प्रोनाउन होता, हर शी होता, तो शी का ऑब्जेक्ट प्लेस में हम क्या लिखते हैं? हाँ, हर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। अगला, फार्मर जो इज मिल्किंग द काउज। फार्मर जो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, मिल्किंग हमारा आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस, द काउज हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो लेके आते हैं, द काउज आर बीइंग मिल्क्ड बाय फार्मर, क्या होगा? फार्मर जो। She was taking a picture of him. She हमारा सब्जेक्ट, was हमारा हेल्पिंग वर्ब, taking हमारा वर्ब, a picture of him ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लिखे आते हैं, a picture of him। अब was है यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? पिक्चर, एक पिक्चर है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब was ही लगेगा। a picture of him was, taking का थर्ड फॉर्म क्या होगा? taken by, she का ऑब्जेक्ट प्लेस क्या होगा? her। I was writing a poem, तो I was writing a poem, तो a poem हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकर के आएंगे अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि वही ऑब्जेक्ट है? मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का प्लेस हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है ना? तो ये राइटिंग हमारा वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद क्या है? अ पोएम। तो अ पोएम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अ पोएम वाज है, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही है, तो उसके हिसाब से क्या है? वाज। अ पोएम वाज बीइंग रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लेस, मी। We were not playing football. Past continuous tense, negative sentence. Be subject, were helping verb, not negative. Playing हमारा verb और football हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फुटबॉल को लेकर क्या हो? फुटबॉल एक वचन है तो क्या होगा? was, नेगेटिव का not, वर्ब से पहले क्या लगेगा? being, played, by लिखे कौन आएगा? सब्जेक्ट। we है तो we का सब्जेक्ट कौन होगा? we का ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या होगा? us। He was not wearing a tie. A tie ऑब्जेक्ट लेकर के आओ, a tie was not being weared by, he का क्या हो जाएगा? him। अच्छा, काफी जगह पे wear का war भी लिखते हैं और weird भी लिखते हैं। Is she preparing the party? The party हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की प्लेस पे ऑब्जेक्ट लिखना है तो द पार्टी आ जाएगा। अब द पार्टी भी क्या है? सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है। इज द पार्टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, सब्जेक्ट कौन है? शी का क्या हो जाएगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर दे टॉकिंग अबाउट मी? वर दे टॉकिंग अबाउट मी, तो दे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, टॉकिंग वर्ब हो गया, अबाउट जो हमारा एटीसी है, और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है किसके हिसाब से? दे के हिसाब से। और यहाँ पे क्या है? मी। मी मतलब क्या? आई। मी मतलब क्या? सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो क्या होगा? आई। तो क्या होगा? वॉज, आई, उसके बाद बीइंग टॉक्ड अबाउट, क्वेश्चन मार्क। बाय लिख के कौन आएगा? सब्जेक्ट, सॉरी बाय लिख के सब्जेक्ट कौन है? दे का क्या हो जाएगा? देम। क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, तो क्या होगा? वाज आई बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय देम। अगला जो है सेम 10 से लेकर के 19 तक के, दैट मींस 10 सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे 10 सेंटेंसेस हैं, इसका ही बना लेते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ मिक्सर ही है आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का।
देखो सेम इसी तरीके के सेंटेंसेस हैं और बहुत इजी हैं, इतना ज्यादा इसमें कुछ हार्ड आने वाला नहीं है, बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ एकदम मक्खन की तरह हल्का लगेगा, है ना। दैट मींस कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रांसिस, तो वी हमारा सब्जेक्ट, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग हमारा वर्ब, अबाउट हमारा ईटीसी है और फ्रांसिस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसको लेकर के आओ सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या होगा, फ्रांसिस वर है, फ्रांसिस भी क्या है और प्लूरल फॉर्म है, वर बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय, बी का क्या होगा, अस। क्या बना, फ्रांसिस वर बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अस। ही वॉज प्लेइंग अ गिटार, सिंपल सी बात है, वॉज है आईएनजी यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ही सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हमारा वर्ब और द गिटार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकर के आओ, द गिटार वॉज, एक वचन था, सिंगुलर था, इसीलिए क्या आया, वॉज आया, वॉज बीइंग प्लेड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। She was watching a film, she subject, was helping verb, watching verb, a film हो गया ऑब्जेक्ट। लेकर के आओ सब्जेक्ट के प्लेस पे, a film was, एक वचन है इसीलिए was ही आएगा, being watched by, she का क्या हो जाएगा, her। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है। इसके बाद बहुत इजी लग रहा होगा और ये बहुत इजी है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्टकट में निपटाने के चक्कर में क्या होता है, एक चीजों की ट्रिक बता दो, उसके बाद में लगातार उसी पे 2-4 क्वेश्चन बता के खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो चीजें हमें क्या लगेंगी, बहुत ही इजी लगेंगी और डीप में जाकर के वो चीजें हमें समझ में आएंगी और गलतियां होने की संभावना क्या रहेंगी, कम से कम। I was repairing their bikes. I was repairing their bikes. I subject, was helping verb, repairing हमारा verb, their bikes हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकर के आओ, their bikes were being repaired by, I का ऑब्जेक्ट प्लेस क्या होगा, me। देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, आई की जगह पे क्या आया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, देयर बाइक्स, वाज हेल्पिंग वर्ब, एक वचन था, सॉरी आई के साथ वाज आता है, बाइक्स बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ क्या आएगा, वर्ब, वर्ब का थर्ड, वर्ब का नंबर है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग, रिपेयर्ड बाय लिख के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लेस आएगा। दे आर नॉट ईटिंग डिनर, तो दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, ईटिंग वर्ब और डिनर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकर के आओ, डिनर इज नॉट बीइंग ईटन बाय, देगा क्या होगा, देम। वी आर नॉट पेंटिंग द गेट, वी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, पेंटिंग वर्ब और द गेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, द गेट इज, क्यों इज आया, क्योंकि गेट सिंगुलर है, बी बहुवचन था इसलिए आ रहा है, गेट सिंगुलर है इसलिए क्या है, इज। नॉट की जगह पे नॉट, पेंटिंग के पहले क्या आएगा, बीइंग पेंटेड बाय, बी का क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ड्राइविंग हिम होम, यू सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, ड्राइविंग वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, होम जो है ईटीसी है, तो क्या रखेंगे, वर्ब से वर्ब के बाद रख देंगे उसको, तो क्या होगा, हिम है तो क्या मेल कैंडिडेट के लिए है, इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज नॉट बीइंग ड्रिवन होम बाय, यू का ऑब्जेक्ट प्लेस क्या होता है, यू ही होता है। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग कैसे लिख ले रहा हूं, वर्ब की फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो वर्ब की फॉर्म्स क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ही वाज नॉट फीडिंग द डॉग्स, ही सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, फीडिंग वर्ब, द डॉग्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, द डॉग्स बहुवचन है, वर्ब नॉट बीइंग फेड
बाय ही का क्या होगा हिम। इसके बाद माय टीचर वॉज चेकिंग नोट्स, तो माय टीचर सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, चेकिंग वर्ब, नोट्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट। लेकर के आओ नोट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, नोट्स प्लूरल है तो क्या होगा वर, नेगेटिव नहीं है, बीइंग चेक्ड बाय माय टीचर का क्या होगा, ये नाउन है वही रहेगा। लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट, वॉज शी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वॉज शी रीडिंग दीज लाइन्स, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, शी सब्जेक्ट, रीडिंग वर्ब, दीज लाइन्स ऑब्जेक्ट, तो शी की जगह पे क्या होगा दीज लाइन्स। याद रखना पहले ही क्वेश्चन मार्क क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब मत रख देना, पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करोगे, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से, प्लूरल है तो उसके हिसाब से, तो दीज लाइन्स क्या है बहुवचन है तो क्या होगा हेल्पिंग वर्ब वर्ब, वर्ब दीज लाइन्स, अब किसका नंबर है वर्ब का, उसके पहले क्या लगेंगे लिखेंगे बीइंग रेड बाय शी का क्या होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप बच्चा लोग आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आपने समझा होगा इसको। पिछले दो वीडियोस की तरह फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करके बता दूं, अगर अच्छे तरीके से सीखना है वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आलस बस तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट है दैट इज नो डाउट कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन अच्छा होगा कि आप वीडियोस को पूरा देखें। दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चंस जिनको मैंने समझाया अभी 19 क्वेश्चंस अभी हैं, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस को मैंने समझाया था, वो सारे क्वेश्चन को क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके वीडियो की शुरुआत में सारे क्वेश्चंस को आप लोग उतार लोगे, फिर सारे क्वेश्चन का आप लोग एक्सरसाइज जो है जो मैंने सॉल्व करवाया और सारे सॉल्यूशन देखोगे, और सॉल्यूशन करने के बाद फिर जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे सेंटेंसेस को आप लोग सॉल्व करोगे अपने से, जैसे यहाँ पे 19 है प्लस इसके पहले वाले में जो मैंने समझाया था उनको ऐड करके उनको अपने से सॉल्व करोगे, और जहां पर भी मान लो अगर दिक्कत होती है अटकते हो तो क्या करोगे उसको वापस वीडियो को उस पॉइंट पे जाकर के रोक करके क्या लोगे समझ लोगे। एक और बात, वीडियो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही बार करके चीजें सब अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगी, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आप वीडियोस को प्लेलिस्ट में इंग्लिश बाय दीपक सर करके वहां पर प्लेलिस्ट है, उसमें 9 वीडियो या 10 वीडियो ऑलरेडी हैं, अब इसमें एक और वीडियो आज ऐड हो जाएगा, और वो वीडियो ऐड होने के बाद जब भी आपको मन लगे कि भाई अब थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है, थोड़ा साफ सफाई की जरूरत है, नॉलेज पे थोड़ी सी धूल जम रही है, तो क्या करोगे प्लेलिस्ट पे जाकर के सारा के सारा वीडियो 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकाल करके 2 घंटे का टाइम निकाल करके सारे वीडियोस अगर प्रीफर कर लोगे तो चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, और 2 से 3 बार अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस महीने 2 महीने 3 महीने में अगर एक बार कर ली तो आपको टेंस में एक्टिव पैसिव में और इसके बाद के आने वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स में आपको कोई हरा सकता नहीं है, है ना। तो अगर इंग्लिश में परफेक्ट बनना है, स्पोकन इंग्लिश अच्छे तरीके से अगर करनी है, इंग्लिश बोलने की हैबिट अगर अच्छे तरीके से करनी है, तो ग्रामर के रूल्स समझना बहुत जरूरी है। तो सारे रूल्स को मैं लगातार रिपीट करता आ रहा हूं टॉपिक के रिगार्डिंग, उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से हम समझते रहेंगे, पढ़ते लिखते रहेंगे, अपना भविष्य जो है सुधारते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।